आवाज जा रही है आप लोगों तक? ऑडिबल है ना सब कुछ? ठीक ठीक। तो कल मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिखाया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ये सब आपने देखा। अब उसके आगे थोड़ा सा आज देखते हैं पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड सीरीज में खास करके लास्ट वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। सुनना कहानी, इन एक्टिनाइड सीरीज हेवी एलिमेंट्स, हाई एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल रेडियो एक्टिव एंड दे आर आर्टिफिशियल, दे आर नॉट नेचुरल। न्यूक्लियर रिएक्टर में अब आज के डेट में एलिमेंट आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। दो एलिमेंट को फ्यूज कर दिया तो नया एलिमेंट बन गया। फ्यूज कर दिया मतलब कंबाइन कर देना, जोड़ देना। तो उस तरह से एलिमेंट को आर्टिफिशियली भी बनाया जा रहा है। तो एक टाइम था कि आर्टिफिशियल एलिमेंट की बाढ़ आ गई। देखो आए दिन हर महीने बाद, साल बाद कोई एक नया आर्टिफिशियल एलिमेंट लेके आ जाता था, जी मैंने बनाया, और वो अपना नाम रख देता था। (95) के बाद जितने भी एलिमेंट हैं 95 एटॉमिक नंबर के बाद, वो सब किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। तो IUPAC जो केमिस्ट्री का पंडित है, जो सबका नामकरण करता है, जो सबका नाम रखता है, उसने कहा ये क्या है, ये तो अपने नाम के लिए लोग डिस्कवरी अब कर रहे हैं। तो उसने एक सिस्टम डेवलप किया, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट, और कहा अब कोई अपने नाम से एलिमेंट नहीं रखेगा, अब सब इस रूल से नाम रखेगा और उसके बाद डिस्कवरी बंद। जब नाम ही नहीं आना तो क्यों डिस्कवरी करना। तो हम करने जा रहे हैं आज IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की IUPAC नेमिंग कैसे होती है। जैसे देखो एटॉमिक नंबर 100, इसका नोटेशन है MD, और ये मेंडलीवियम, मेंडलीव के नाम से है। वैसे ही नहीं, 101 है मेंडलीव। (102) यह है NB, नोबेलियम। (103) कल बताया था आपको, लॉरेंसियम, LR। तो ये तीनों थोड़े बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम थे, तो इसको ऐसे भी रखा गया। बोला कि ठीक है इतना तो चलेगा, इन तीनों का तो रख सकते हो, लेकिन अब आगे नहीं। और उसने एक सिस्टम डेवलप किया IUPAC ने, नेमिंग ऑफ
एलिमेंट्स के लिए। उसने 0 से लेकर 9 तक के डिजिट के लिए कुछ अल्फाबेट्स असाइन किए। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 0 के लिए जो प्रीफिक्स दिया गया उसको बोलते हैं नील। नील मतलब कुछ नहीं है। और इसके लिए सिंबल एन, फर्स्ट लेटर नील का। 1 के लिए नोटेशन दिया UN, अन, और इसका सिंबल है U। 2 के लिए बाय, सिंबल है B। 3 के लिए ट्राई, सिंबल है T। 4 के लिए क्वाड, और सिंबल है Q। 5 के लिए पेंट, सिंबल है P। 6 के लिए हेक्स, सिंबल है H। 7 के लिए सेप्ट, सिंबल है S। 8 के लिए ऑक्ट, सिंबल है O। और 9 के लिए ENN, N, और नोटेशन है E। तो ये डिफरेंट नंबर्स के लिए नोटेशन दिया गया, और यहीं से अब एलिमेंट का नाम रखा जाता है। जैसे देखो, कोई एक एलिमेंट है जिसका से एटॉमिक नंबर 107 है। 1 के लिए क्या नोटेशन है? 1 के लिए देखो U, 1 के लिए है U। 0 के लिए है नील। 7 के लिए है सेप्ट। तो इस एलिमेंट का नाम होगा UNS। ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। UNS। और इसका नाम देखो अब क्या होगा। अगर नाम लिखना होगा तो ये जो प्रीफिक्स लिखा गया है ये सब लिखेंगे। अन, U फॉर अन। 0 नील। 7 सेप्ट, और लास्ट में लगाना है IUM। सबके लास्ट में लगेगा IUM। अननील सेप्टियम। 107 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसका सिंबल होगा UNS, और उसका नाम होगा अननील सेप्टियम। समझ गए? तो अगर मान लो 100, कितना ले लूं मैं, 18 ले लेते हैं, ये हो जाएगा UUO। 1U 8O, ऑक्ट, UUO। और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टियम, IUM, ऑक्टियम। आसान है ना बच्चे? सिंपल है ये तो। ऑक्टियम। इसी तरह से अगर मान लो क्या ले लें,
मान लो 124 ले लिया किसी का जो एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा U B Q, UBQ, और इसका नाम हो जाएगा अन बाय क्वाड यम, अन बाय क्वाडियम। ये नीट में पूछा गया, लास्ट ईयर ही पूछा गया है 124, और नीचे ऐसे 4 नाम दिए हुए थे। तो आपको एलिमेंट का सिंबल भी बनाने आ गया, नाम भी लिखने आ गया। जल्दी से बोलो लिखने आया कि नहीं, हाँ या ना? कहाँ सो गया सब? जगह है ना सब? हाँ ठीक है, आना करते रहो तब तो पता चलता है ना कि है सब। तो आ गया, तो जल्दी से देखते हैं। एक मैसेज करेगा सब लोग, बोलेगा नहीं, सब चैट में डालेगा आंसर। कितना ले लूँ? 105 नोटेशन और नाम चैट में लिख के डालो। Hmm, 105 अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम, स्वाति ने केवल पेंटियम लिख दिया, केवल 5 ही है, बाकी 10 कहाँ गया? अनिल पेंटियम न्यायमूर्ति का सही है, सौरभ का भी सही है, सिमरन का भी सही है, वेदांत सही, अनिल पेंटियम। सिंबल नहीं बताया बच्चों ने किसी ने, इसका सिंबल क्या होगा? और जब नाम लिख दिया तो सिंबल तो लिख ही देंगे। ये वी कहाँ से आ गया? अनिल पेंटियम ना, वी लिख दिया, UNP। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। हाँ UNP, ये तो आसान है, बस इसको थोड़ा याद करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो आप अपना खुद से हाँ बोलो। हुजैफा हाथ उठा दिया, क्या बताओ बताओ बच्चे। तो अब क्या करेंगे, खुद से ही जरा प्रैक्टिस करेंगे, क्लास के बाद अपने से नंबर लिख लिख के उसका सिंबल नाम बनाएंगे, देखेंगे तो 2-4 लिखेंगे, याद हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं अभी वाले को। देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, सॉरी अलग अलग नहीं, ग्रुप 1 को के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं, जानते हो? ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इन सबको अल्कली मेटल कहते हैं। कौन है ग्रुप 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम,
दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं मालूम है किसी को? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 3, तो ग्रुप 2 में कौन कौन है? ग्रुप 2 में आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सब ग्रुप 2 में आ गया। इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद ग्रुप 3 के एलिमेंट को बोरन फैमिली, ग्रुप 4 के एलिमेंट को कार्बन फैमिली, ग्रुप 6 के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली, और ग्रुप 7 के एलिमेंट को हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक लास्ट में स्टैटिन भी होता है 80। और ग्रुप 8 को नोबल गैस बोलते हैं। हीलियम, नियॉन। ए गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, मैंने सब कंटिन्यूशन में लिख दिया, करेक्शन करो। ये 3 नहीं है, सब में 10 ऐड होगा ना, ये सब पी ब्लॉक वाला है। ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, 15 लिखा भी नहीं था। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ये ग्रुप 16, 17, 18 है, मैंने पुराना वाला ग्रुप लिख दिया। अब ठीक है, नोबल गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। 1 and 2, 1 alkali metal, 2 alkaline earth metal, 13 boron family, 14 carbon family, 15 nitrogen, 16 oxygen, 17 halogen and 18 noble gas। 1 and 2, 1 and 2 ये S ब्लॉक है। जब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा केवल तो कहाँ होगा? S में होगा। जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ होगा? S में होगा। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? P में। और P में जैसे ही जाएंगे तो ग्रुप नंबर क्या हो जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, इसलिए 13, 14, 15। तो ये सब इसको क्या बोलते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स। S block and P block elements combine are called रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइंड हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। समझ गया? दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आ जाओ D ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कब आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, यानी कि D1 से लेकर 10 तक। D में 1 हो या लेकर 1 से लेकर 10 तक।
इसे कहा जाता ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक वाले को कंबाइन एक नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू 4f और 5f। 4f वाला लेंथेनाइड होगा, 5f वाला एक्टिनाइड होगा। 4f और 5f, और इसे 4f वाले को हमने कहा लेंथेनाइड्स, और 5f वाले को हमने कहा था एक्टिनाइड्स, और इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सब था क्लासिफिकेशन। अब आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उसमें ट्रेंड बताना है। कोई प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई भी हो, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक खास कॉन्सेप्ट यूज होता है। A specific concept is used for discussing the properties of elements in periodic table, and that is the most important concept of this chapter. इस चैप्टर का वो सबसे important concept होगा। अगर उस concept को हमने समझ लिया तो periodic table में आगे कोई भी property में new कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा उसी से हो रहा है। Not only that, that concept is used exhaustively to answer n number of questions in inorganic chemistry. So one of the very important concept की अब हम बात करने जा रहे हैं। What is that? That is called effective nuclear चार्ज, ENC। इसको समझने के लिए एक एलिमेंट लो, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर हम इसमें सेल देखें तो इसमें 3 सेल हैं, फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो अगर इसको हम सेल में दिखाएं, इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को हम सेल में दिखाएं, ये कैसे दिखेगा जरा देखना। अगर इनको हम सेल में देखें, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, दिखा दो ऐसे। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे दिखा दिया हमें ऐसे। सही है ना? एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियस पे +11 चार्ज है। 11 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे +1, तो 11 प्रोटॉन पे +11 चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो कहेंगे 11, यानी कि न्यूक्लियस कितने पॉजिटिव चार्ज से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ऐसा लगता है कि 11 न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। लेकिन इसी समय क्या होगा, जो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो उस पर भी निगेटिव है। अरे है या नहीं? लाइक चार्ज रिपेल। न्यूक्लियस जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो उस समय ये उसको रिपेल करेगा, बाहर धक्का देगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तो अगर हम फोर्स के टर्म में बात करें, तो एक बड़ा फोर्स न्यूक्लियस अंदर के तरफ लगा रहा है, और कुछ छोटे छोटे फोर्स बाहर के तरफ लग रहे हैं, जो कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से लगा रहा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो जो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे अंदर के तरफ लगेगा, वो थ्योरेटिकल फोर्स से कम हो जाएगा। थ्योरेटिकल फोर्स तो 11 प्रोटॉन मिलके जो लगाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सबको? तो सबसे पहले टर्म हम यहां पे दिखाते हैं, शील्डिंग, और इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं। कहते हैं कि जो बीच वाला सेल है वो पर्दे के जैसा काम कर रहा है, स्क्रीन के जैसा काम कर रहा है, शील्ड है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से न्यूक्लियस को रोक रहा है। कौन? बीच वाला। शील्डिंग इज ए फेनोमेना। तो हमें लग रहा है थियोरिटिकली कि 11 प्रोटॉन के चार्ज से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बट एक्चुअली जो अट्रैक्शन होगा वो इक्विवेलेंट टू 5 प्रोटॉन +5 और +6 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा काफी। तो शील्डिंग वो फेनोमेना है which decreases the nuclear charge by which it attracts the valence electron. Shielding is a phenomena by which decreases the effective charge on nucleus, by which it decreases to the outermost electron. न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को +11 चार्ज से अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस +11 में से काफ़ी न्यूट्रलाइज हो गया है आउटवर्ड फोर्स के वजह से। तो वही जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फोर्स हो रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग। सो शील्डिंग, इट इज अ फेनोमेना
phenomena which decreases the effective charge on nucleus by which it attracts the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग वो फेनोमेना है जिससे न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिससे न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाता है। यानी कि अब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो +11 से कम होगा, जिससे कि वो अट्रैक्ट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, जिसको Z इफेक्टिव कहा जाता है। It is the net, it is the net charge on nucleus by which it attract the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसे हम एक इक्वेशन से दिखाते हैं, कहते हैं Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा, जहां पे ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर। अभी के केस में Z11 है और Z इफेक्टिव लेस देन 11 है, और सिग्मा बाकी सब तो जानते ही हो, Z एटॉमिक नंबर है। सिग्मा क्या है, इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ये वो फोर्स है जो कैंसिल हुआ है, जो बाहर में फोर्स लग रहा था। अगर सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाए तो Z इफेक्टिव Z हो जाएगा। गेस करो सिग्मा 0 कहां हो सकता है? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अंदर में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन शील्डिंग करेगा? सो शील्डिंग कांस्टेंट तो क्या हमने सीखा अब तक कि शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब शील्डिंग उतना ज्यादा होगा अंदर वाले से, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। greater the shielding, higher the value of sigma, smaller the Z इफेक्टिव। जितना ज़्यादा शील्डिंग होगा, शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, और उतना ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना शील्डिंग करते हैं, उसके लिए जरा देखो। फैक्टर्स
अफेक्टिंग सिग्मा। सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काफी कम शील्ड करता है। जो सेम ऑर्बिट में होगा, मान लो इसी ऑर्बिट में एक और होता तो वो इसको शील्ड नहीं करता, उसका फोर्स बाहर लगता है, उस पर नहीं लगता। तो सेम ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड नहीं करते। वो सिंबल कौन सा है? इसको सिग्मा बोलते हैं बच्चे, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। और ये है शील्डिंग कांस्टेंट। मान लो न्यूक्लियस लगा रहा था, सुन लो, मान लो न्यूक्लियस लगा रहा था, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स, और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन 10 न्यूटन से बाहर धक्का दे रहा है, तो सिग्मा हो गया 10, जेड हो गया 50, तो जेड इफेक्टिव हो गया 40 न्यूटन। समझा ना? सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काफी कम शील्डिंग ना के बराबर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिट do not shield one another significantly। सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लो एक हम लेते हैं एलिमेंट क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर हम इसे ऑर्बिट में दिखाएं, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में हो गए 5 7 1 2 3 3 4 5 6 7। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब ये अंदर अट्रैक्ट करेगा, तो ये बाहर उसको रिपेल नहीं करेगा, इसको रिपेल ये सब करेंगे, ये वाले, ये सब रिपेल करेंगे। सेम ऑर्बिट वाला शील्डिंग नहीं करता। दूसरा पॉइंट है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना ज़्यादा शील्डिंग करेगा। यानी कि 1s वाला मैक्सिमम शील्डिंग करेगा, फिर 2s वाला, फिर सेकंड ऑर्बिट वाला, फिर थर्ड ऑर्बिट वाला, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस गिव्स ग्रेटर शील्डिंग। जितना ज़्यादा शील्डिंग होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होते जाएगा। गिव्स ग्रेटर शील्डिंग। एक आखिरी बात, एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक ऑर्बिट के अंदर अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या सभी ऑर्बिटल एक ऑर्बिट का सेम रिपल्सन देगा बाहर की तरफ? नहीं। एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग बाय डिफरेंट orbitals of an orbit
एफ ऑर्बिटल सबसे कम शिल्डिंग करता है, फिर डी ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल मैक्सिमम शिल्डिंग करता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपको समझ में आया, शिल्डिंग क्या होता है आपको समझ में आया, और शिल्डिंग कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा ये आपने समझा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी को आगे अप्लाई करेंगे फॉर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो आज मैं थोड़ा 10 मिनट पहले आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी एक अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन, तो मुझे थोड़ा एक मीटिंग अटेंड करना है अनअकैडमी वाले के साथ। तो आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले मैं आपसे इजाज़त लूँगा, ठीक। चलो, सो सी यू ऑन मंडे।